जय हिंद साथियों। जो बीजेपी ने नहीं सोचा था, बीजेपी उस रास्ते पे चल पड़ा है। जो आरएसएस ने नहीं सोचा था, आरएसएस को उस रास्ते पे चलना पड़ रहा है। मौजूदा समय की राजनीति को अगर आपने नहीं परखा है तो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस राजनीति को आज आप समझ लीजिए। भारत देश की राजनीति बिल्कुल नए चेहरे और नए रूप में भारत के सामने खड़ा है और इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव बिल्कुल नए तरीके का चुनाव है, या यह कहे कि इस चुनाव में इस देश को तय करना है कि 24 के बाद उसे किस रास्ते किसको चलना है। यह चुनाव न तो इमरजेंसी के बाद के चुनाव सरीखा है और न ही यह चुनाव मंडल और कमंडल की राजनीति के बाद का यह चुनाव सरीखा है। इस चुनाव के जरिए तो यह भी तय करना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इस देश को किस रास्ते पर चलते हुए किन परिस्थितियों के साथ खड़ा होना है। और शायद ऐसी राजनीतिक चुनौती वह भी लोकतांत्रिक परिस्थितियों में भारत देश के सामने इससे पहले कभी आई भी नहीं थी। कांग्रेस के तौर तरीके बदल चुके हैं, उनके नेताओं की राजनीतिक तौर तरीके बदल चुके हैं, बीजेपी के तौर तरीके बदल चुके हैं। कल तक वो हो सकता था लिबरल नजर आती थी, लेकिन आज वह उग्र है, उसके तेवर बहुत कड़े हैं। आरएसएस उसकी विचारधारा जिस उग्र और कड़े तेवर के साथ उभरती थी, वह खुद को अब उदारवादी बनाने की दिशा में बढ़ना चाहती है। और यह पहली बार है जहां भाजपा के निशाने पर मुस्लिम भी आए, ईसाई भी आए और सिख भी आए। और यह पहली बार है कि मुस्लिम, ईसाई और सिख को लेकर के आरएसएस अब यह कहने से नहीं कतरा रही है कि हमें चर्च में जाना होगा, हमें मस्जिदों में जाना है, हमें गुरुद्वारों में जाना है। और इस बात का जिक्र कोई दूसरा शख्स कहे तो बल सरसंचालक मोहन भागवत, जो 3 दिनों के प्रवास में लगभग लखनऊ में उन बैठकों के तौर से ये बात निकल करके आ रही है कि किस तरीके से ये विस्तार की जरूरत है और क्या यह विस्तार आरएसएस के विस्तार के साथ इसे जोड़ा जाए, या फिर 2024 के मोदी की सत्ता को बचाने के लिए एक नए मास्टर प्लान की दिशा में आरएसएस को इस कदम को देख लीजिए आप। यह दोनों सवाल आपको आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि मौजूदा समय की राजनीतिक परिस्थितियां किस तेजी से इस देश के भीतर में बदल रही है और गवर्नेंस के तौर तरीकों जो बदली है, नीतियों के आश्रय बदली है, सरकार के पूरे सिस्टम के जरिए इस देश की राजनीतिक परिस्थिति बदल रही है। और क्या कुछ हो रहा है उसके ठीक सामने खड़े तमाम राजनीतिक दल भी अपनी राजनीतिक जमीन को छोड़ करके एक साथ आने को खड़े हो गए। और इस देश के भीतर अब यह सवाल बड़ा हो चला है कि वाकई किस रास्ते चलना है उसको। आजादी के आंदोलन के बाद चुनाव के जरिए निकला हुआ भारत जिस लोकतंत्र के आश्रय इस देश में जी रहा था, क्या उसकी उम्र अब पूरी हो चली है? क्या यह बिल्कुल नई परिस्थितियों का भारत है जिसमें देश को तय करना है कि यहां पर सवाल न तो राहुल गांधी का है और ना ही सवाल इस देश के भीतर के चुनाव का है। सवाल यह है कि इस दौर में मोदी सत्ता ने जिस रास्ते को पकड़ लिया है और इस देश को जिस रास्ते ले जाना चाह रही है, और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना ऑरा अब तमाम नेताओं और मंत्रियों, कैबिनेट मिनिस्टर या अपने करीबी अमित शाह के बीच वह खड़े नहीं होते हैं। यह बिल्कुल एक नई संकेत है जिसमें हो सकता है आपके जहन में एक सवाल आए कि दरअसल संसद के भीतर जो राजखंड है, जो संघोल है, जिसके जरिए हम किसी एम्परर को 2024 के बाद देखेंगे क्या? और क्या आजादी के बाद का लोकतांत्रिक भारत जिन सांस्कृतिक, सामाजिक, बहुआयामी सोच के साथ जीता था, क्या वह अब बदलने के मुहाने पर आकर के वह खड़ा हो चला है? तय तो इस बात का होना है, लेकिन चाहे या ना चाहे आप कहां खड़े हैं यह आप नहीं, यह सामने वाला तय करता है। जो यह महसूस हो चला है, और जो साथ है वो साथ है, जो साथ नहीं है वह हमारे साथ नहीं है। यानी कहां खड़ा है यह मायने बिल्कुल नहीं है। यानी एक ही धारा है, एक ही विचार है। और इन परिस्थितियों के भीतर अगर आप दुनिया की राजनीति को भी समझना चाहे तो ऐसी परिस्थिति दुनिया के कई देशों के सामने कई मौकों पर आई है। कई देश दंडवत हो गए तो कई देश ने संघर्ष किया, लेकिन आज पहला जिक्र आरएसएस की, क्योंकि आरएसएस ऐसे मौके पर इस बात का जिक्र कर रहा है कि वह गिरजाघर, चर्च और मस्जिद में जाने को तैयार है।
वह दलितों के घर में जाने को तैयार है, वह आरएसएस के भीतर महिलाओं को पद देने को लेकर के तैयार है, वह गांव गांव साठा लगाने की तैयारी में है। वह चाहती है कि इस देश के भीतर में आरएसएस का विस्तार कुछ इस तरीके से, इस प्रकार से हो जाए जिसमें भाजपा ने जो कुछ कमाया है उस पर वह रफूगिरी कैसे करे, यह क्या संभव है यह? और उसके ग्राउंड जीरो के तौर पर उत्तर प्रदेश सबसे बेहतरीन जमीन है और शायद इसीलिए भी लखनऊ में 3 दिन के प्रवास के दौरान सर संचालक मोहन भागवत का या योगी आदित्यनाथ से मिलना हो या फिर अवध के जितने जिलों के जरिए वहां पर आरएसएस के स्वयं सेवकों के साथ जो उनका अपना मंथन चल रहा हो, वह शायद भारत की राजनीति में एक बदलाव को भी देख सकता है और बदलती राजनीति में कैसे परिस्थितियों को मोदी के अनुकूल संभालना है इसे भी परख सकता है। क्योंकि ध्यान दीजिए आप, अगर जो प्लानिंग आरएसएस ने की वह बदलती राजनीति का प्रतीक है। एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन आरएसएस के जरिए लखनऊ के भीतर 3 दिनों तक मंथन अगर योगी आदित्यनाथ के साथ यह सोच करके किया जाता है कि आने वाले समय में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को किस तरीके से राजनीतिक परिस्थितियों के साथ ही लेकर के चलना है, तो दूसरी तरफ यह भी सवाल उठता है कि अब दलितों की बस्तियों में शाखाएं लगाने की जरूरत आ पड़ी है। यह जरूरत पहले भी थी, यह जरूरत आज भी है और इस जरूरत को लेकर के जो भूल ढोल पीटे गए उस राजनीतिक तौर पर इस समय बरी क्यों हो चला है, यह पहला सवाल है। इस दौर में आरएसएस के भीतर अब महिलाओं को पद देने होंगे। कल तक इस बात का जिक्र था कि ओबीसी को दिया जाएगा, अब वह शिफ्ट होकर के महिलाओं के साथ जुड़ रहा है, यानी यह भी राजनीतिक तौर पर चीजों को कैसे आगे बढ़ाएगा, यह भी मैसेज बहुत साफ है। तीसरी परिस्थिति है इस देश के बीच, क्योंकि 2025 में आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे 2025 में, तो आजादी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने सपना दिखाया कि हम विकसित राष्ट्र 2047 में हो जाएंगे। लेकिन आरएसएस का सपना है कि 2025 तक हर गांव में शाखाएं लगने चाहिए और मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों के बीच आरएसएस पहुंच जाए और उसमें खास तौर पर महिलाओं का योगदान बड़ा हो और राजनीतिक का इसी परिस्थिति में अगर भाजपा को ला करके खड़ा कीजिएगा तो आप कहिएगा कि जितनी भी योजनाएं मोदी सत्ता ने इस दौर में लाभार्थियों को देने के लिए शुरू किया वह तो मूलभूत सुविधाओं से वंचित समाज का ही जिक्र करते हैं। वह मजदूर हो या रेहड़ी वाला हो, दिहाड़ी मजदूर हो या छोटा किसान हो, वह किसी भी परिस्थिति को जी रहा हो, तो क्या गवर्नेंस के तौर तरीके सिर्फ बताने के लिए होते हैं, उपलब्धियों के खाका सिर्फ बुनने के लिए होते हैं? और अब आरएसएस को यह समझ में आने लगा है और उसके भीतर का सच क्या है। इस दौर में क्या भाजपा अपने आप को इस रूप में कॉन्स्टिट्यूट करने की दिशा में बढ़ चुका है जहां पर उसे पता है कि अब हिंदू या हिंदुत्व के जिस आश्रय वह चल रही है उसमें एक बड़ी फौज तैयार हो चली है जिसको गंवाना अब उसके लिए राजनीतिक परिस्थिति में घातक हो चला है। लेकिन विस्तार अगर रुक जाए तो इस घातक परिस्थितियों को कैसे जी लेंगे, इसीलिए आरएसएस ने अपने तौर पे खड़े होकर के सामने आया है और वह कहती है कि हम जानते, हम मस्जिदों में जाएंगे, हम गुरुद्वारों में जाएंगे, हम गिरजाघरों में जाएंगे, चर्च में जाएंगे। इन बातों का जिक्र करने की जरूरत आरएसएस को क्यों आज पड़ा? क्या यह जमीन अपने तौर को बीजेपी पूरी तरीके से घुमा चुकी है और क्या वाकई रफू करने की स्थिति में मोहन भागवत है? इसके आगे का सवाल यह है कि भाजपा का विस्तार उस समझ में आ गया है उसे कि राजनीतिक तौर पर अब रुक रहा है और संघ अब तक यह मानता रहा कि मोदी सत्ता में रहेंगे तो संघ का विस्तार तेजी के साथ होता चला जाएगा। लेकिन 2014 में आरएसएस की जितनी शाखाएं इस देश में लगती थी उससे सिर्फ 2000 ज्यादा शाखाएं ही आज लगती है, यानी 54,000 से 56,000 तक ही इतने 9 वर्ष में पहुंच पाए। वजह क्या था इसके पीछे? लोग भाजपा में जुड़ना चाहते थे, आरएसएस के जरिए भाजपा में आना चाहते थे, राजनीतिक ताकत बढ़ाना चाहते थे, या फिर आरएसएस उनके लिए लोभ का रास्ता था, मुनाफे का रास्ता था जहां पर वह भाजपा के करीब पहुंचकर कुछ पाले। कुछ यही सोच चलती रही। शाखाएं 2000 बढ़ी और ये 2000 शाखाएं शुरुआती 3 वर्ष में बढ़ चुकी थी, यानी 2017 तक ही बढ़ चुका था। तो आरएसएस के विस्तार में भी कमी लाई। तो क्या
अब राजनीतिक तौर पर 2024 में मोदी सत्ता चाहिए और आने वाले समय में अपने अनुकूल भारत को अगर बनाना है तो इस सोच को लेकर के क्या आरएसएस आगे चल पड़ी है। क्योंकि अगर ध्यान दीजिए आप तो ये पूरे सिस्टमैटिक तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर अवध प्रांत को लेकर के ही जो संरचना की गई है, क्या उसमें क्या कहा गया, 13 प्रशासनिक जिले हैं। उस 13 प्रशासनिक जिलों में 26 संघ के जिले आते हैं, 174 खंड आते हैं, 1819 मंडल आते हैं और संघ को हर जगह अपने आप को राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के सहारे अपनी उस विचारधारा को परोसना है, जहां पर वह यह मान करके चलती है कि हर कोई हिंदू है और हर कोई हिंदू नहीं है तो भी उसे साथ लेकर के खड़ा करना है। लेकिन हर कोई हिंदू होगा तो भाजपा का वोट बैंक विस्तार नहीं हो पाएगा और इसे भाजपा समझ चुकी है और अब वह वापस लौट नहीं पाती है। तो इसीलिए एक लंबी फहरिस्त है। अनुराग ठाकुर से भी यह शुरुआत हो सकती है जब वह गोली मारो के नारे लगा रहे थे, लेकिन जब वो मंत्री बन गए, इस दौर में जिन जिन नेताओं का आप जिक्र कीजिएगा उनकी एक लंबी कतार में फहरिस्त है। बृजभूषण सिंह भी है इस दौर में टेनी भी है, इस दौर में रमेश बिधूरी भी शामिल हो चुके हैं। ऐसे तमाम नेता हैं, मंत्री हैं जो प्रदर्शनकारी भी नजर आएंगे इस दौर में आम आदमी पार्टी के छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए वह नेता भी नजर आने लगेंगे जो दिल्ली के दंगों के दौरान वराही कट्टर रूप में सामने आए थे। यह परिस्थिति बतलाती है कि भाजपा जिस रास्ते को पकड़ करके जिस राजनीतिक को साधने निकल चुकी है, अब वहां पर उसकी साख और उस पर लगे हुए स्टेक इसको वह गवाएगी तो उसके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी होगी, इसीलिए वह पीछे लौट नहीं सकती। और भाजपा पीछे लौट नहीं सकती है तो क्या हुआ, विस्तार कौन करेगा, तो विस्तार आरएसएस करेगी। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के साथ जो संवाद हुआ वह राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को साथ मिला करके अयोध्या में राम मंदिर और खासतौर पे रामलला के परम प्रतिष्ठा समारोह में कैसे चीजों को डेवलप किया जाएगा इसको लेकर के भी हुआ। धर्मांतर और लव जिहाद को लेकर के भी चर्चाएं हुई। सवाल दो निकल करके आ रहा है, आरएसएस के बगैर भाजपा का विस्तार संभव नहीं है। और दूसरा सवाल, बीजेपी अपने आप में इतने कॉन्सोलेट हो चुकी है कि अब उसके सामने मुश्किल यह है कि वह चुनाव जीते तो कैसे जीते। लेकिन इसके अगला सवाल है कि ऐसी परिस्थिति क्यों आई है और शायद इसी परिस्थिति को खोजना है कि 2024 को लेकर भारत की राजनीति करवट क्यों ले रही है, यह ट्रांसफॉर्म की स्थिति में क्यों आकर के खड़ा हो चला है। और अगर इसे आप परखना शुरू कीजिएगा तो एक के बाद एक मोदी दौर की घटनाएं जो भी चीजें इंगित करें उसको ठीक समानांतर हमें ये लगता है कि राहुल गांधी को उस परिस्थिति को समझना होगा जहां पर वह मिनिमाइज करके आगे चलते हैं और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यानी वो जब आप इसको मिनिमाइज कर देते हैं तो हो सकता है कि आपके जहन में एक दौर में उस महात्मा गांधी की एक किताब होता है एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथली याद आ जाएगा। महात्मा गांधी को आप दरकिनार कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी देश में महात्मा गांधी की जो विचारधारा है और खुद को मिनिमाइज कर देती है, सबसे कम में ले आती है। हम एक जो उस दौरान एक लोग का जिक्र करते हैं कि वो बाखूबी वो बताते हैं कि दुनिया भर के भीतर लिंकन को याद कर लीजिए, मंडेला को, नेल्सन मंडेला को याद कर लीजिए, लूथर किंग को याद कर लीजिए, यह लोग अपने आप को मिनिमाइज में ले गए और ऐसा नहीं था कि यह अपने आप को सत्ता चाहते थे। राहुल गांधी की परिस्थिति क्या उस मिनिमाइज के साथ जुड़ गई है जहां पर गांधी की फिलॉसफी सबसे बड़ी हो गई है और कांग्रेस इस बात को समझने लगा कि जिस दौर में उसने बहुत भोग विलास का साथ दिया, सत्ता की ताकत के साथ खूब अहंकार को पाला, कांग्रेस जनता से कटती चली गई तो राहुल की पूरी राजनीतिक राहुल चाहते तो आलीशान तरीके से वो रह सकते थे, 5 सितारा तरीके से वो रह सकते हैं। लेकिन जरूरत क्या है, महात्मा गांधी ने एक टोपी पहनी तो इन्होंने अपने तौर पर एक टी शर्ट पहन लिया, कहीं बैठ गए, कहीं भोजन कर लिया, जहां कर लिया उसी के साथ गले मिल लिए। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो लोगों के दिमाग को फॉन्ट करती है कि क्यों आने वाले समय में क्या हमको उस राजा के साथ खड़े होना है जो राजा कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं, या फिर ऐसी परिस्थिति को जीना है जहां पर जनता के भीतर यह सवाल आए कि वह बहुत कुछ है और उसी को इस देश को बनाना है। यह कोई आसान सवाल नहीं है कि 2 दिन पहले राहुल कुलियों के बीच नजर आए और मैसेज उसी से निकल करके आए कि दरअसल कुली तो मजदूर है और कोई मजदूर ही इस देश में मजदूर के एम्प्लॉयमेंट की बात को सोच सकता है।
किसी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए शख्स के साथ बैठे और कोई मिस्त्री क्यों ना हो, वह मोटरसाइकिल को टाइट कर रहा हो या कार को कस रहा हो, उसके जरिए निकल करके आए कि वह होंडा कंपनी बनाने वाला शख्स भी तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा था, मजदूरी करता था। या एक ऐसी किसान के साथ जुड़े तो क्या किसानों के जरिए यह बात निकल करके आए कि किसान को लेकर के इस देश में सवाल क्यों होता है, और किसान अपनी अनाज की लागत भी ना निकाल पाए तो किसान लागत कैसे निकाले? वह किसान से बेहतर अडानी तो नहीं सोच पाएंगे ना। जो एग्रीकल्चर को लेकर के 3 रिफॉर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले आए कि कहते हुए देश इसी से सुधार होगा, वह तो कैपिटल बेस्ड इकोनॉमी है। यहां पर तो ह्यूमन रिसोर्स की इकोनॉमी को सामने राहुल गांधी लाना चाहते हैं और खुद को उन्होंने मिनिमाइज कर लिया। तो क्या यह ऐसी राजनीतिक परिस्थिति इस देश में आकर के खड़ी हो चली है जहां पर हर किसी की सोच और राजनीतिक बदल रही है? आरएसएस को भी अब समझ में आ गया कि वह मोदी के भरोसे जिस रास्ते चल रही थी उसमें मोदी ने तो भाजपा के भीतर इतने स्वार्थ कर दिए कि उन सुराख कर दिए कि उन सुराख पे अगर रफू नहीं किया गया तो आने वाले पूरी सत्ता चली जाएगी, भाजपा भी और आरएसएस का विस्तार भी कतई नहीं हो पाएगा। तो क्या यह राजनीतिक की बिल्कुल एक अलग नई जमीन धारा तय हो रही है हम इस देश के भीतर? हमें लगता है कि इसको समझने से पहले 2-3 बात और आप समझ लीजिए, क्योंकि अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते होते उन्हें अपना ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ है, कई मौकों पर आप देखिए और बिल्कुल अलग नजर आएंगे। और इस देश में एक पार्टी रही है तो एक सबको साथ लेकर के चलता है, इसलिए भारत की पहचान फैमिली या परिवार के साथ है। लेकिन भारत के भीतर G20 के भीतर जो लोगों के उनके साथ क्या जुड़ाव था, उनका पार्टिसिपेशन क्या था? दिल्ली एक कर्फ्यू में तब्दील हो गया था, लोगों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, जबकि इससे पहले कॉमनवेल्थ में भाई कई अंतर्राष्ट्रीय भारत के भीतर अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम हुआ, लेकिन लोगों का पार्टिसिपेशन रहता था क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी इस देश के भीतर रहा। लेकिन इस देश के भीतर राजनीतिक ने एक ऐसा पाठ देश के सामने लाया है कि हम ही सारी परिस्थितियों को जी रहे हैं और इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और इससे बेहतर अगर कुछ नहीं हो सकता है तो दूसरी तरफ एक दूसरी विचारधारा निकली जिसमें समानता का जिक्र है, मानवीयता का जिक्र है, सभी को साथ लेने का जिक्र है। यह 2 परिस्थितियां जो टकराने लगी आपस में, तो इस दौर में आकर के और इस समय राहुल गांधी इस दौर में एक राजनीतिक तौर पर नए तरीके से उभर कर आगे आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं या मोदी के सामने खड़े हैं। यह सवाल भी इस दौर में गायब हो चला है, लेकिन ठीक वैसा ही गायब हो गया है जैसे आरएसएस को उसको याद आ रहा है कि उसे विस्तार खत्म हो जाएगा, वहां के लोग मतलब उनके साथ खड़े ना। जो कुछ हुआ नॉर्थ ईस्ट में, वो लगता है कि वो गिरजाघर या चर्च में चले जाएंगे, सब उसके साथ खड़े हो जाएंगे, या गुरुद्वारे के भीतर भी उसको ऐसा महसूस होता है आरएसएस को कि यह सवाल अब बड़ा इसलिए भी हो चला है क्योंकि भारत को इस चुनाव को लेकर के खुद को तय करना है कि वह कहां खड़ा है। और यह परिस्थिति कोई पहली बार सामान्य तौर पर नहीं बनी है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें 2024 का लोकसभा का चुनाव जो है वह एक ऐसे टेस्ट के तौर पर इस देश के सामने आकर के खड़ा हो चला है। और बड़ा सवाल यह हो चला है अभी समय में कि इस देश को 2024 के चुनाव से तय होना है कि उसकी दिशा क्या होगी, उसका रास्ता क्या होगा। अगर ध्यान आप दीजिएगा, आप सनातनी हैं या आर्य समाजी हैं, आप किस हिंदुत्व के ढांचे में किस तरीके से खड़े हैं, भारत की राजनीति का यह भी हिस्सा है जो कल तक होता नहीं था। कोई नमाज पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, यह भी राजनीतिक का हिस्सा आज हो चला है। चर्च के जरिए धर्मांतर हो या उसके जरिए जो पाठ हो या वेस्टर्न पाठ हो, और हमारे स्कूल जो हिंदुत्व के पाठ पढ़ाते हैं जो आरएसएस की शाखाओं के जरिए भी चलते हैं, यह भी राजनीतिक का एक हिस्सा हो चला है। इस देश के भीतर में जो सहकार और साहूकार था वह भी लफ्ज जिहाद के दायरे में आ गया, और भारत के भीतर सामाजिक तौर पर जिंदगी जीने की परिस्थिति भी उस राजनीतिक के हिस्से में आकर के समा गई है, जिसके जरिए तय होना है कि आने वाले समय में किस भारत को आप चाहते हैं। क्या राजनीतिक इससे पहले कभी ऐसा नहीं ऐसा हुआ था? और अगर नहीं था, अगर ऐसा नहीं हुआ था, इस वक्त अगर है ऐसा, तो क्या यह कहा जा सकता है कि भारत के भीतर जो तमाम राजनीतिक दल हैं वह अगर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो सवाल सिर्फ सत्ता के लिए उनका बदलना नहीं है,
इस देश के भीतर की परिस्थितियों में जो एक आम आदमी है, जनता है, लोग है, वह इस बात को महसूस कर रही है और कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्षेत्र दर क्षेत्र यह सवाल बड़ा होते चल रहा है कि आखिरकार भारत को किस दिशा में जाना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस देश के साथ एक लंबी प्रक्रिया है छत्रकों का, सहयोग का भी, जो अपने वोटरों का धोखा किया या अपने राज्य में सत्ता में आने के लिए कोई उनका जनता का भला नहीं किया। उसकी आधुनिक परिस्थिति केजरीवाल के साथ भी आप जोड़ सकते हैं, जहां पर उनके साथ भी राजनीतिक धोखा हो गया। जिस परिवर्तन और जिस एंटी करप्शन को लेकर के पूरी धारा चल रही थी, वह एक झटके में उस पारंपरिक राजनीतिक में तब्दील हो गई, जहां पर सत्ता के लिए ही राजनीति की जा रही है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि राहुल गांधी एक ऐसी लकीर खींच देंगे जो सत्ता पाने के लिए नहीं होगा, बल्कि इस देश को तय करने के लिए राहुल गांधी ने अपने आप को पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट में तब्दील कर दिया खुद को, कि आप इंस्ट्रूमेंट को समझिए और इंस्ट्रूमेंट खुद का नहीं है, वह महात्मा गांधी के उस राजनीतिक प्रयोग का है जिसको वह मात देने के लिए उस दौर में भी आरएसएस मात नहीं दे पाई, हिंदुत्व की लकीर खींचे हुए हिंदू महासभा नहीं मात दे पाई, और उस दौर में उस समय मुस्लिम लीग भी नहीं मात दे पाई। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति एक बार फिर आकर के 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के हो चला है कि आजाद भारत के बाद की राजनीति में और आजाद भारत के आजादी के साथ खड़े होने के दौर का आंदोलन मौजूदा समय की राजनीतिक दोनों पक्षों को एक साथ 2024 को चुनाव में कहीं देख तो नहीं रहा है। अगर देख रहा है तो इसमें एक आम आदमी भी है, उसका जनता का भीतर एक सामान्य जन की जो वोटर हैं, उसकी भूमिका किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी नेता से कितनी बड़ी हो सकती है या कितनी बड़ी होगी, यह सिर्फ अभी आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस पर सोचिए आप जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।